जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों। आज हम चैप्टर 8 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति, जो नए बदलाव आए हैं भारतीय राजनीति में, तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का लास्ट अध्याय है, अंतिम चैप्टर है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गो थ्रू दिस चैप्टर एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। सो विल स्टार्ट। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 1990s, है ना। 1990 का जो दशक है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना। You have read in the last chapter that Rajiv Gandhi became the Prime Minister after the assassination of Indira Gandhi. He led the Congress to a massive victory in the Lok Sabha elections held immediately thereafter in 1984. तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के असैसिनेशन होने पे, उनकी हत्या होने पे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं देश के, है ना। एंड वो कांग्रेस को एक मैसिव विक्ट्री दिलवाते हैं। लोकसभा इलेक्शन होता है उसके बाद 1984 में इमीडिएटली, है ना, लोकसभा इलेक्शन होता है और उसमें बहुत बड़ी जीत हासिल होती है राजीव गांधी जी को। एज द डिकेड ऑफ 80s केम टू ए क्लोज, द कंट्री विटनेस्ड 5 डेवलपमेंट्स दैट वेयर टू मेक ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आवर पॉलिटिक्स। तो जब ये 1980 का दशक जो है ये आखिर के सालों में पड़ा, है ना, आखिरी पड़ाव पे था, तो देश में कुछ 5 बड़े बदलाव आए, ठीक है, जिनका हमारी राजनीति पे लॉन्ग लास्टिंग गहरा प्रभाव पड़ा आगे चल के, है ना। तो देखते हैं ये क्या है 5 डेवलपमेंट्स, है ना, 5 डेवलपमेंट्स। फर्स्ट, द मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड was the defeat of the Congress party in the elections held in 1989. तो इस दौर की सबसे महत्वपूर्ण घटना, जो पहली सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी कि 1989 का जो इलेक्शन हुआ, है ना, उसमें कांग्रेस पार्टी हार जाती है ना। द पार्टी दैट हैड वोन एज मेनी एज 415 सीट्स इन लोकसभा इन 1984 was reduced to only 197 in this election, है ना। तो जो पार्टी 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाता है इंदिरा गांधी के हत्या के बाद, उसमें 415 सीट लाती है ना कांग्रेस, और वो 1989 के इलेक्शन में, है ना, जस्ट 5 ईयर्स के बाद जो इलेक्शन होती है उसमें 197 सीट लाती है। तो 415 से घटकर 415 इज, समझ रहे हैं आप, 272 की जरूरत जिस देश में 415 सीट, और वो घटकर फिर 197 पहुंच जाती है। द कांग्रेस इम्प्रूव्ड इट्स परफॉर्मेंस एंड केम बैक टू पावर सून आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शंस हेल्ड इन 1991, है ना। तो इसके बाद फिर 1991 में फिर से मिड टर्म इलेक्शन होता है और उसमें कांग्रेस वापस सत्ता में आ जाती है। बट द इलेक्शंस ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैव कॉल्ड द कांग्रेस सिस्टम, है ना। तो 1991 में वापस कांग्रेस आ जाएगी, है ना। बट 1989 का जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया ना, ये इसको जो पॉलिटिकल पंडित है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, राजनीति विज्ञान जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो कहते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, है ना, कि कांग्रेस सिस्टम जो है, कांग्रेस प्रणाली, इसका अंत हो गया, इसका समाप्ति हो गया। टू बी श्योर द कांग्रेस रिमेन्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्टी एंड रूल्ड द कंट्री more than any other party even in this period since 1989, है ना। तो यह बात तो प्रकट ही है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही, है ना, और 1989 के बाद भी देश भर किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज़्यादा दिनों तक रहा। ये भी बात सही है कि 1989 के बाद भी कांग्रेस का शासन बहुत दिनों तक रहा, बट इट लॉस्ट द काइंड ऑफ सेंट्रलिटी इट अर्लियर एंजॉयड इन द पार्टी सिस्टम, है ना। तो शासन तो उसका रहा, बट जो दलीय प्रणाली के भीतर जैसी प्रमुखता इससे पहले के दिनों में हासिल थी, है ना, जो सेंट्रलिटी जो इसको प्रोवाइड था, ये प्रमुखता जो अवेलेबल थी कांग्रेस का, वो अब धीरे धीरे कम हो गई, अब वैसी नहीं रही। सो बेसिकली इंडियन पॉलिटिक्स रिवॉल्व्ड अराउंड द कांग्रेस
वो अब नहीं रहा। कांग्रेस वॉज द सेंट्रल पार्टी, है ना, भारतीय राजनीति में, वो अब नहीं रहा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था। सेकेंड डेवलपमेंट वॉज द राइज ऑफ मंडल इशू, है ना, मंडल इशू का उदय होना इन द नेशनल पॉलिटिक्स। तो भारत की देश की राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ। दिस फॉलोड द डिसीजन बाय द न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1990 to implement the recommendation of the Mandal Commission that jobs in central government should be reserved for other backward class। तो ये मंडल कमीशन के बाद क्या हुआ क्या इसका कि जो न्यू नेशनल फ्रंट की जो सरकार बनी थी 1990 में, है ना, इसने मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी, है ना, रिकमेंडेशन जो थी, उसको इम्प्लीमेंट किया, है ना, कि इम्प्लीमेंट किया कि जो केंद्रीय सरकार की जो नौकरी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स होगी, उसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण होगा, है ना। तो मंडल कमीशन की सिफारिश पे 1990 में नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट ने लागू किया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण होगा। दिस लेड टू वायलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इससे क्या हुआ कि भारतवर्ष में एंटी मंडल, है ना, मंडल के खिलाफ प्रोटेस्ट फैल गए। दिस डिस्प्यूट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन was known as the Mandal issue and was to play an important role in shaping politics since 1989। तो जो ओबीसी रिजर्वेशन के जो लोग सपोर्टर थे और जो उनके अपोनेंट्स थे, है ना, दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट छिड़ गई और इस डिस्प्यूट को ही हम बोलते हैं मंडल इशू, है ना। और ये मंडल इशू 1989 की जो भविष्य की राजनीति, इसके बाद की जो राजनीति है, भारत की जो राजनीति है, उसमें एक अहम भूमिका निभाती है, अहम रोल प्ले करती है। कमिंग टू थर्ड इशू, तीसरा मुद्दा देखते हैं, है ना। थर्ड, द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय द वेरियस गवर्नमेंट्स टुक ए रेडिकली डिफरेंट टर्म, है ना। तो जो आर्थिक नीति थी भारत की, जो बहुत सारे गवर्नमेंट, जो अभी तक जितने गवर्नमेंट्स आ रहे थे, तो वो जो आर्थिक नीति भारत में फॉलो किया जा रहा था, है ना, वो अब एक्चुअली बुनियादी तौर पे यहाँ एक बदलाव आ जाता है। दिस इज नोन एज द इनिशिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, ढांचागत स्ट्रक्चरल समायोजन कार्यक्रम, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, है ना, ढांचागत समायोजन प्रोग्राम, है ना। और इसको हम नए नाम से जानते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना। नहीं, अनइकोनॉमिक स्टार्टेड बाय राजीव गांधी, दीज चेंजेस फर्स्ट बिकेम वेरी विजिबल इन 1991 एंड रेडिकली चेंज द डायरेक्शन दैट द इंडियन इकोनॉमी हैड परस्यूड सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, राजीव गांधी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, है ना, जो 1991 में बेसिकली धीरे धीरे ये विजिबल होना स्टार्ट हो गया, है ना। और ये रेडिकली चेंज कर देता है इंडियन इकोनॉमी का, जो अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था, जो इंडियन इकोनॉमी थी 19 आज़ादी के बाद से जिस रास्ते पे चल रही थी, दिशा में चल रही थी, उस दिशा से इसको पूरा बदल देता है, पूरे बुनियादी तरीके से, बड़े तरीके से बदलाव कर देता है। दिस पॉलिटिक्स हैव बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड बाय वेरियस मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस, दिस पॉलिसीज। तो ये जो नीतियां हैं, इसका काफ़ी आलोचना होती है, बहुत सारे मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा काफ़ी आलोचनाएं भी होती है, बट द वेरियस गवर्नमेंट्स दैट केम टू पावर इन दिस पीरियड हैव कंटिन्यूड टू फॉलो दिस रूल्स। बट इसके बाद जो बहुत सारी अलग अलग पार्टियों की भी सरकार आती है ना, वेरियस गवर्नमेंट जो इसके बाद सत्ता में आती है, वो इस पॉलिसी को फॉलो करती है और आगे बढ़ाती है। तो यही पॉलिसी अब चलता है। तो ये 3 बदलाव। चौथा है दोस्तों, फोर्थ, द सेंचुरीज ओल्ड लीगल एंड पॉलिटिकल डिस्प्यूट ओवर द राम जन्मभूमि टेम्पल इन अयोध्या स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया विच गेव बर्थ टू वेरियस पॉलिटिकल चेंजेस, है ना। तो जो काफ़ी सालों से चल रहा था लीगल और पॉलिटिकल, है ना, कानूनी और राजनीतिक डिस्प्यूट चल रहा था, है ना, ओवर राम जन्मभूमि टेम्पल, अयोध्या में जो राम जन्मभूमि टेम्पल है, इसका मुद्दा लीगल और पॉलिटिकल डिस्प्यूट काफ़ी सालों से, सदियों से चल रहा था, है ना। बट ये
अब भारत की जो राजनीति है उसको अफेक्ट कर रहा था, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था। एंड इससे क्या आता है, वेरियस पॉलिटिकल, बहुत सारे राजनीतिक बदलाव का ये जन्म देती है ना, बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन को ये जन्म देती है। द राम जन्मभूमि टेम्पल मूवमेंट becoming the central issue transformed the direction of the discourse on secularism and democracy, है ना। तो जो राम जन्मभूमि आंदोलन है, ये धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की जो विमर्श की दिशा है ना, जो लोकतंत्र और सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की जो पूरी दिशा है, इसको बदल देती है, इसके विमर्श की पूरे दिशा को बदल देती है ना। और राम जन्मभूमि टेम्पल मूवमेंट जो है पूरा सेंट्रल इशू बन जाता है। दीज चेंजेस कल्मिनेटेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल एट अयोध्या फॉलोइंग द डिसीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच वॉज अनाउंस्ड ऑन नवंबर 9, 2019। तो 9 नवंबर 1919 को, है ना, कब, 9 नवंबर 1919 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, इस सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, संवैधानिक बेंच है ना, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच का फैसला होता है, और उस फैसले के अनुसार आज राम टेम्पल जो है अयोध्या में बन चुकी है दोस्तों, है ना। द नेक्स्ट वन आता है, फाइनली द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी इन May 1991 लेड टू ए चेंज इन लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो जो पांचवा मुद्दा है कि जो राजीव गांधी की जो हत्या कर दी जाती है 1991 में, है ना, इससे कांग्रेस की जो लीडरशिप सिस्टम है, जो उनकी नेतृत्व है, उसमें बदलाव आ जाता है। ही वॉज असैसिनेटेड बाई ए श्रीलंकन तमिल लिंक्ड टू द LTT व्हेन ही वॉज ऑन एन इलेक्शन कैंपेन टूर इन तमिलनाडु। तो इलेक्शन, वो तमिलनाडु में एक इलेक्शन कैंपेन में रहते हैं, है ना, तमिलनाडु के में एक इलेक्शन, पेरम्बूर जगह में वो इलेक्शन कैंपेन में रहते हैं, चुनावी अभियान में रहते हैं। और उस समय वो एक श्रीलंकन तमिल जो LTT से जुड़ी हुई होती है, एक महिला, श्रीलंकन तमिल महिला जो LTT से जुड़ी होती है, उसके द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। इन द इलेक्शंस ऑफ 1991 कांग्रेस इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। फॉलोइंग राजीव गांधीज डेथ द पार्टी चोज नरसिम्हा राव एज द प्राइम मिनिस्टर। तो 1991 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है ना। 1991 के चुनाव में जो लोकसभा की चुनाव थी, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। और चूंकि राजीव गांधी जी की हत्या हो चुकी है, तो नरसिम्हा राव जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, PV नरसिम्हा राव। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया दोस्तों। दैट्स ऑल।